अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन। हमने मोनोसैकराइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखनी है और उनके फंक्शंस देखने हैं। अच्छा, हमने देखा था मोनोसैकराइड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। मोनोसैकराइड के अंदर 3 से लेकर 7 तक कार्बन्स मौजूद होती हैं। वो मोनोसैकराइड्स जिनके अंदर 3 कार्बन होते हैं उन्हें ट्रायोसिस कहते हैं, जिनके अंदर 4 होते हैं उन्हें टेट्रोसिस कहते हैं, जिनके अंदर 5 कार्बन होती हैं उन्हें पेंटोसिस, जिनके अंदर 6 होते हैं उन्हें हेक्सोसिस और जिनके अंदर 7 कार्बन होते हैं उन मोनोसैकराइड्स को हेप्टोसिस कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था इन ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस के अंदर मुख्तलिफ शुगर्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ शुगर्स के कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो इन ट्रायोसिस को भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कुछ ट्रायोसिस ऐसी हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उन ट्रायोसिस को एल्डोसिस बोला जाता है। इसी तरह से उन ट्रायोसिस जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उनको कीटोसिस बोला जाता है। इसी तरह से टेट्रोसिस, ये भी मोनोसैकराइड का एक ग्रुप है, इनको भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर इन टेट्रोसिस के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो टेट्रोसिस कौन सी होंगी? एल्डोसिस। और इसी तरह से अगर उन टेट्रोसिस के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो उन टेट्रोसिस को कीटोसिस बोला जाता है। इसी तरह से जितनी भी मोनोसैकराइड्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कुछ मोनोसैकराइड्स ऐसी होती हैं जो एल्डोसिस होती है, जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और कुछ जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम कीटोसिस कहते हैं। अच्छा, आप देखें, अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनको हम क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। आप देखें हर एक ग्रुप का जो फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। ट्रायोसिस का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं, ट्रायोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, टेट्रोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, पेंटोसिस का ये है। अब ट्रायोसिस, जितनी भी ट्रायोसिस हैं, जैसे यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है। इसी तरह से टेट्रोसिस, जितनी भी टेट्रोसिस हैं, ये देखें दो टेट्रोसिस की एग्जांपल मैंने लिखी है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इस तरह से पेंटोसिस जितनी भी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब देखें वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो क्या होती हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब देखें ट्रायोसिस की ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ना, इन एग्जांपल्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आइसोमर के भी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स के अंदर। अच्छा, आप देखें, सबसे पहले हम ट्रायोसिस को देखते हैं। ट्रायोसिस जिनके अंदर 3 कार्बन होते हैं, इनका जो फार्मूला है वो आपको जहन में होना चाहिए। आप कैसे ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला जहन में रख सकते हैं? आपको पता है जो मोनोसैकराइड हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह से है, CH2O और ब्रैकेट के बाहर N। N का मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन। तो ट्रायोसिस में नंबर ऑफ़ कार्बन 3 होते हैं तो आप ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे और 3 अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कार्बन के साथ 1 है तो C3, इसके साथ 2 है तो H6, O के साथ 1 है तो O3। ठीक है, तो इनका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ट्रायोसिस का। अब ट्रायोसिस में कुछ एल्डोसिस होती हैं, कुछ केटोसिस होती हैं। एल्डोसिस की एग्जांपल के अंदर यहाँ पे है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड एक ट्रायोस शुगर है और ये किस टाइप की ट्रायोस शुगर है? एल्डोस। इसके अलावा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है? एक ट्रायोसिस है और ये किस टाइप की शुगर है? कीटोस शुगर है। यानी इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनका फंक्शन क्या होता है? ये इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के। आपने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पता है आपने आपने कैल्विन साइकिल के बारे में सुना होगा। इसके अंदर बनते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपने सुना होगा, फास्फोग्लिसरेट चेंज होते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, G3P के बारे में सुना होगा। ये ग्लिसरैल्डिहाइड जिनके साथ फॉस्फेट अटैच होता है ये क्या है? बेसिकली ये ट्रायोसिस है। ठीक है, ये एक एल्डोज शुगर है। इसी तरह से डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को आपने सुना होगा रिस्पायरेशन में। आपने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में देखा होगा। ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले इसमें ग्लूकोज टूटता है, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है
ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। इसके अलावा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट फिर फर्दर आगे टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी डायहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है, जो कि एक टाइप की ट्रायोसिस है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में ये इंटरमीडिएट्स यानी ये दोनों बनते हैं। तो ये इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के, ये इनका फंक्शन आपने एग्जाम में रखना है। इसके अलावा टेट्रोसिस का फार्मूला ये है C4H8O4। इसी तरह से आप 3 की जगह 4 पुट कर देंगे तो आपके पास टेट्रोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इसकी एग्जांपल जो टेट्रोसिस हैं उसमें एल्डोसिस जो शुगर है उसमें एग्जांपल आ जाती है इरिथ्रोज एक टेट्रोज है, और कौन सी टाइप की टेट्रोज है, एल्डोसिस शुगर है। इसके अलावा एल्डोज टाइप की टेट्रोज है। इसके अलावा रिथ्रुलोज भी एक टेट्रोज है, लेकिन ये किस टाइप की टेट्रोज है, कीटोसिस। इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का हिस्सा कैसे होते हैं, आपको पता है जो कैल्विन साइकिल बैक्टीरिया के अंदर चलता है ना, आपने तो सिंपल कैल्विन साइकिल पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी जो कैल्विन साइकिल है वो सिंपल है। लेकिन जब इसको डिटेल में आप फर्दर आगे जाकर पढ़ेंगे कहीं पे, तो आप उसमें देखेंगे उसमें ये भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जिस तरह से ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के दौरान ये इंटरमीडिएट्स, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के दौरान ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है पेंटोसिस। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5 है। उसी तरह से आप 4 की जगह 5 पुट करेंगे और वो अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेंटोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। पेंटोसिस के अंदर भी कुछ एल्डोसिस होती हैं, कुछ केटोसिस होती हैं। एल्डोसिस की एग्जांपल के अंदर आ जाता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अच्छा, यहाँ पे ये जो रूबिलोज, रिथ्रुलोज, ठीक है, इसके अलावा सूडोहेप्टुलोज, ठीक है, यहाँ पे आपको यू नज़र आ रहा है ना, ये कीटोसिस में ही ज़्यादातर कीटोसिस इस तरह से होती हैं जिनके अंदर आपको जैसे रिथ्रुलोज, सूडोहेप्टुलोज, इसके अलावा राइबोलोज, ठीक है। तो ये जो राइबोस हैं, रिथ्रोज हैं, ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, ये सारी क्या हैं, रिथ्रोज, ये सारी क्या हैं, एल्डोज टाइप की शुगर्स हैं। तो ये जो जहाँ पे ज़्यादातर आपको यू नज़र आता है वो कौन सी होती हैं, कीटोसिस। अच्छा, आप देखें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस ये एल्डोज शुगर हैं, पेंटोसिस हैं, 5 कार्बन होते हैं इस तरह इनके अंदर। और रिबिलोज ये भी क्या है, एक पेंटोस है, लेकिन कौन सी टाइप की, कीटोज शुगर है। अब आपको पता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस कहाँ पे मौजूद होती हैं, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। डीएनए विच इज़ नोन एज डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए के अंदर होती है राइबोस शुगर। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये पेंटोसिस मौजूद होती हैं। इसी तरह से जो रिबोलोस होती है ये इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस का। अब ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये राइबोलोस बन रहा होता है। आपको पता है जो कैल्विन साइकिल चलता है ना, तो उस कैल्विन साइकिल के अंदर ये रूबिलोस बनता है। तो जो आप कैल्विन साइकिल पढ़ते हैं वो सिंपल है। जब आप कम्प्लेक्स कैल्विन साइकिल देखें, अगर गूगल पर देखें तो आपको पता चलेगा तो कि उसके अंदर रिबोलोस भी एक इंटरमीडिएट बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हेक्सोसिस, जिनके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला के बाहर 6 पुट करके और 6 को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास हेक्सोसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इसमें भी कुछ हेक्सोसिस होती हैं एल्डोसिस और कुछ कीटोसिस। ग्लूकोज के बारे में तो आपने सुना होगा, ये एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। इसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। गलेक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, आपको पता है जो ग्लूकोज है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस कह रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस में तो बनता ही बनता है। दूसरी बात जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन उसमें फ्यूल के तौर पर एक्ट करता है। जो फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। इसकी ग्लूकोज को तोड़कर इससे एनर्जी ली जाती है। इसके अलावा फ्रक्टोज, आपको पता है जो फ्रक्टोज होता है ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है इसका इंटरमीडिएट होता है। जैसे मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फ्रक्टोज बनता है ना, तो फ्रक्टोज इज़ इंटरमीडिएट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। इसके अलावा ग्लैक्टोज आपको पता है किसके अंदर मौजूद होता है, मिल्क शुगर जो होती है, मिल्क शुगर जिसका नाम आपको पता होना चाहिए लैक्टोज, उस लैक्टोज का हिस्सा है ग्लैक्टोज, ठीक है।
तो नेक्स्ट है हेप्टोसिस, जिनके अंदर 7 कार्बन मौजूद होते हैं और इनका भी आप मालिक्यूलर फार्मूला उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें भी कुछ एल्डोसिस होती हैं और कुछ कीटोसिस होती हैं। एल्डोसिस की एग्जांपल के अंदर आ जाता है ग्लूकोहेप्टोस और कीटोसिस की एग्जांपल के अंदर आ जाता है सूडोहेप्टेलोस। अब ये जो दोनों हैं ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट हैं। कैल्वन साइकिल के दौरान आप देखेंगे, कैल्वन साइकिल जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसके दौरान ये इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में जो कैल्वन साइकिल है वो तो सिंपल कैल्वन साइकिल है ना, तो डिटेल में जब आप कैल्वन साइकिल देखेंगे तो आपको ये सूडोहेप्टेलोस भी नज़र आएगा, राइबोलोस भी नज़र आएगा, जाइलोस भी नज़र आएगा। ठीक है, ये बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो आपको कैल्वन साइकिल के दौरान मिलेंगे। तो ये जनरल से कुछ क्लासिफिकेशन हमने मोनोसेक्राइड्स की देखी। नेक्स्ट हम मोनोसेक्राइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन तीनों ये जो आइसोमर्स हैं इनके स्ट्रक्चर को भी कंपेयर करेंगे।